दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हार्पर ली की लिखी हुई एक नोवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है दोस्तों। इतनी इंटरेस्टिंग नोवेल है कि ये इंस्टेंटली बहुत सक्सेस हो गई थी, इतनी सक्सेस मिल गई थी इस नोवेल को। दोस्तों इस नोवेल के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ इवेंट्स हार्पर ली ने खुद अपनी ज़िंदगी से उठाए हैं, पर्सनल लाइफ से उठाए हैं। और दोस्तों इस नोवेल को 1961 में पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। इसको लिखा गया था 1950 से 1960 के बीच में न्यूयॉर्क में, और 1960 में इसको पब्लिश करवाया गया था। 1960 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों ये एक बिल्डंग्स रोमन और एक सोशल नोवेल है। इसके अलावा इसकी सेटिंग रखी गई है एक फिक्शनल टाउन अलाबामा में। और दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन है। मॉडर्निज्म चल रहा था जिस वक्त इसको लिखा गया था। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस नोवेल की स्टोरी इतनी अच्छी है कि इसको अमेरिकन स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया गया और ये अमेरिकन लिटरेचर में एक क्लासिक बन गई। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है मेकम नाम की जगह से, जो कि अलाबामा का एक टाउन है। इस टाउन के अंदर रेसिज्म एक समस्या है, जो नस्लवाद होता है, काला गोरा, वो एक समस्या है। ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ये कहानी एक 6 साल की लड़की स्कॉट फिंच के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। ये लड़की अपने भाई जैम और अपने फादर एटिकस के साथ में रहती है। इसकी माँ गुजर चुकी है और इसके फादर एक लॉयर हैं। वैसे लॉयर होने के बावजूद भी उनकी इनकम इतनी नहीं है, उनको बहुत देर देर तक काम करना पड़ता है क्योंकि इनके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो गरीब हैं। दिन रात ये मेहनत करने के बाद सिर्फ इतना है कि अपनी फैमिली को ये कंफर्टेबली गरीबी से बाहर रख लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर में औरत नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑब्वियसली बच्चों को पालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस घर में एक ब्लैक मेड है, नौकरानी काम करती है, ब्लैक है। वैसे तो फैमिली मेम्बर की तरह ही रखा जाता है उसको भी इस घर में। वो मिस्टर एटिकस की मदद करती है इन बच्चों को पालने में। अब ये दोनों भाई बहन ऐसे ही खेलते हैं साथ में। तो एक दिन इनके पास गर्मियों की छुट्टियों में एक लड़का आता है डिल, जो अपनी आंट के पास घूमने आया है। और ये जो आंट है इस लड़के डिल की, वो इनकी पड़ोसी है। तो इसके बाद ये तीनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है इस कहानी में कि ये जो मिस्टर एटिकस हैं ये अपने बच्चों को एक चीज़ समझाते हैं कि कुछ भी करना, लेकिन एक मॉकिंग बर्ड को मत मारना। मॉकिंग बर्ड एक टाइप का बर्ड होता है जिसकी लंबी सी पूंछ होती है और वो गाना गाता है। तो इनके फादर इनको बोलते हैं कि किसी मॉकिंग बर्ड को मत मारना, क्योंकि मॉकिंग बर्ड ऐसे बर्ड होते हैं जो किसी को इस दुनिया में नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बस दिल से हम लोगों के लिए गाना गाते हैं। इसलिए एक मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है, ऐसा इन बच्चों को समझाते हैं इनके फादर। वैसे दोस्तों यहाँ पे मॉकिंग बर्ड को नहीं मारना, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है इस कहानी में। एक्चुअली यहाँ पे मॉकिंग बर्ड उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग इनोसेंट होते हैं, जैसे उस टाइम की ब्लैक कम्युनिटी जिसको दबाया जाता था वाइट्स के द्वारा। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं, ये दोनों भाई बहन और ये लड़का डिल। तो ये तीनों जने दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्तों इन्हीं के पास में एक मिस्टर रैडली का घर है। उस घर में मिस्टर रैडली का छोटा भाई आर्थर रैडली अकेला रहता है। तो बच्चे उससे बड़ा डरते हैं। कहा जाता है कि वो आदमी कुत्ते बिल्ली सब कुछ मार के खा जाता है। वैसे तो अफवाह है। तो अब ये जो लड़का है जैम, इसका भाई स्कॉट का बड़ा भाई जैम, ये हिम्मत दिखा करके उसके घर के अंदर जाता है। रैडली के घर को हाथ लगाकर ये आता है। लेकिन उस दौरान इस स्कॉट को लगा कि कोई इनको पर्दों के पीछे से देख रहा है, अंदर से घर में से पर्दों के पीछे से देख रहा है। अब गर्मियां खत्म हो गई तो डिल वापस अपने घर चला गया। स्कॉट ने अब स्कूल जाना चालू कर दिया था, ये स्कूल जाने लगी थी। तो पहले दिन ही स्कूल में इसका दिन अच्छा नहीं रहा। क्लास टीचर ने इसको डांट दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। अब ऐसे ही टाइम गुजरता गया और गर्मियाँ वापस आ गई। तो गर्मियों के साथ साथ ये डिल भी वापस आ गया। तो इनका वापस वही नाटक शुरू हो गया, चुपचाप वापस रैडली के घर जाने का। तो ये रैडली के घर में वापस गए। तो रैडली ने इन तीनों को देख लिया। तो इसने शूट किया। तो ये तीनों बच्चे वहाँ से भाग गए। तो जब ये भागने लगे तो इस जैम की पैंट्स जंगले में अटक गई इस रैडली के। तो अब ये जैम जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी पैंट्स को वहीं पे जंगले में जब उलझ रही थी इसकी पैंट्स, तो वहीं पे छोड़ करके भाग गया, अपनी पैंट्स को यहीं पे छोड़ के।
अब इतनी महंगी पैंट्स थी तो ऐसे कैसे छोड़ दे। तो ये अपनी पैंट्स लेने वापस आया रात में। तो इसने क्या देखा कि इसकी जो पैंट थी उसको बढ़िया तरीके से रफू करके फोल्ड करके वहीं पे रख दिया गया था। पता नहीं किसने किया था, लेकिन इसकी जो पैंट थी इसको सही सलामत वापस मिल गई। अब ऐसे ही सर्दियां आ गई। मिस्टर एटिकस की एक पड़ोसन थी, उसके घर में आग लग गई, उसके घर ने आग पकड़ ली। तो सर्दियों का टाइम था, ये स्कॉट अपने फादर के साथ खड़ी होकर के वहाँ पे देख रही थी। तभी इसके कंधे पर कोई कंबल डाल गया। अब इसको पता नहीं किसने वो कंबल डाला, लेकिन इसने उसको देखा तो नहीं, लेकिन इसको शक था कि ये कंबल कौन डाल के गया है। ये रेडली डाल करके गया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, एक दिन इनके फादर के पास एक केस आया कोर्ट में। एक ब्लैक आदमी को डिफेंड करने के लिए उस ब्लैक आदमी का नाम था टॉम रॉबिन्सन, जिस पर यह चार्ज था कि इसने एक वाइट आदमी बॉब की बेटी का रेप किया है। उस टाइम पे मैंने आपको बताया काले गोरे की प्रॉब्लम बहुत थी, रेसिज्म बहुत था। तो अब इन बच्चों के फादर ने एक काले आदमी को बचाने के लिए केस अपने हाथ में ले लिया है। तो झेलना इन बच्चों को पड़ रहा था। मतलब जिस स्कूल में ये बच्चे जाते थे वहाँ पर इनको टारगेट किया जा रहा था। पड़ोसी, टाउन के सारे लोग, इवन फैमिली मेम्बर्स भी इनको सुनाते थे। तो अब जहाँ पूरी वाइट कम्युनिटी इन बच्चों के और इनके फादर के खिलाफ हो चुकी थी, तो ऐसे में इनकी मेड कल्पुर्निया ने इनको बड़ा सपोर्ट किया इन बच्चों को। ये अपने साथ इन बच्चों को चर्च में ले गई, अपने चर्च में ले गई, ब्लैक लोगों की चर्च में, जहाँ पूरी वाइट कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गई थी। बच्चा समझ के भी इनको नहीं छोड़ा। वहाँ ब्लैक कम्युनिटी ने इनको गले लगाया, ब्लैक लोगों ने इनको गले लगाया। अब दोस्तों मिस्टर एटिकस की एक सिस्टर थी एलेक्जेंड्रा, ये इनके साथ आकर रहने लगी। ये चुपके से अपने पति के घर से भाग आई थी और इसके विचार बड़े ही घिसे पिटे थे। ये अपने भाई की तरह नहीं थी। ये इस घर की मेड कल्पुर्निया को किसी फैमिली मेंबर की तरह नहीं बल्कि सर्वेंट थी, तो सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती थी। अब दोस्तों जिस दिन इस टॉम रॉबिन्सन पर केस चलाया जाना था कोर्ट में, उसके एक दिन पहले जेल के बाहर जहाँ पे टॉम रॉबिन्सन को रखा गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। ये स्कॉट, जैम और डिल भी वहाँ पर आ गए अपने फादर एटिकस के पास में। और स्कॉट को ये समझ में नहीं आ रहा था, कोई आइडिया नहीं था कि ये चल क्या रहा है। अब अगले दिन टॉम रॉबिन्सन पर जब केस चल रहा था कोर्ट में, तो मिस्टर एटिकस ने टॉम को डिफेंड करने के लिए एक स्ट्रांग प्रेजेंटेशन दी और कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरे क्लाइंट टॉम ने इसका कोई रेप नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लड़की का जो फादर था बॉब, ये बहुत ही मक्कार आदमी था। अब ये बच्चे भी उस केस के दौरान वहाँ पर कोर्ट में आ गए और बालकनी में खड़े होकर के केस को चलते हुए देख रहे थे, काले लोगों के बीच में खड़े होकर। तो काले लोगों को वहाँ पर चुपचाप बैठने के लिए दबाया जा रहा था। अब दोस्तों ये जैम श्योर था कि इसके फादर केस जीत ही जाएंगे, लेकिन वाइट कम्युनिटी अभी भी टॉम के खिलाफ थी। यहाँ तक कि जजमेंट देने वाले लोग भी इस ब्लैक कम्युनिटी को गलत मानते थे। तो टॉम को गिल्टी माना गया और उसे जेल में डाल दिया गया। मिस्टर एटिकस को ये पता था कि वो केस ज़रूर हार जाएंगे, क्योंकि इस टाउन में रेसिज्म बहुत है, नस्लवाद बहुत है। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं केस जीत जाऊं। लेकिन फिर भी हार तय थी। मिस्टर एटिकस लड़ते रहे। फाइनली हुआ क्या, इस टॉम रॉबिन्सन को जेल हो गई। केस हारने के बाद में मिस्टर एटिकस को इस लड़की के बाप इस बॉब ने धमकियां देना चालू कर दी। इस बीच एक दुखी कर देने वाली खबर ये आई कि इस टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की और इसको शूट करके, गोली चला करके इसको मार दिया गया। अब मैंने आपको बताया इस लड़की के फादर बॉब ने धमकी दी थी मिस्टर एटिकस को। तो एक रात ये बच्चे जैम और स्कॉट, ये दोनों घर लौट रहे थे, तो उसने बॉब ने उन पर अटैक किया, इन बच्चों पर अटैक किया। इस अटैक के दौरान इस जैम की बाँह टूट गई, आर्म जो थी वो टूट गई। लेकिन तभी एक बंदा इनकी हेल्प के लिए आया, हाथापाई करने लगा बॉब से। तो हाथापाई में ये बॉब मारा गया। अब स्कॉट को कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, तो वो देख नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है। तो ये आदमी ने जैम और स्कॉट दोनों की जान बचाई और जैम को उठा करके ये घर लाया। तो स्कॉट ने कॉस्ट्यूम उतारी और देखा कि ये आदमी कोई और नहीं, रेडली था। ये रेडली को कितना गलत समझते थे और रेडली ने ही इसके भाई और इसकी जान बचाई। अब दोस्तों इसके फादर ने, स्कॉट के फादर ने एक बात और सिखाई थी अपने बच्चों को। ये बात ध्यान से सुनना
कि किसी को भी जज करने से पहले उस आदमी के नज़रिए से दुनिया को देखना, यानी उस आदमी का जूता पहनकर इस दुनिया को देखना, तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। इसके बाद ये स्कॉट रैडली के घर गई। इसने वहाँ उस बालकनी में खड़े होकर के उस दिन दुनिया को इस रैडली के नज़रिए से देखा। इसके बाद ये घर आई और घर आके सो गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।